देखिए स्टूडेंट्स, अभी जो रिजल्ट हमारे पास आया है मैं पहले उसके अकॉर्डिंग बात करूंगा। ये हमारे पास जो जिंक की इलेक्ट्रोड थी ये थोड़ी पतली हो गई थी क्योंकि इसका सॉल्यूशन प्रेशर ज्यादा था। इसकी सरफेस पर इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए थे और इसके पास यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर क्योंकि Zn2 प्लस आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ गई थी तो वो इकट्ठे हो गए थे। ये था, ठीक है। सल्फेट आयन कंपेरेटिवली कम थे। किस सिचुएशन पे हम आ चुके थे? जिंक सॉलिड इक्विलिब्रियम आ जाएगा Zn+2 प्लस आयंस के साथ एक्वस प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये कंडीशन आ चुकी थी यहां तक, ठीक है। इसमें क्या था? कॉपर की इलेक्ट्रोड मोटी हो गई थी। ये इलेक्ट्रोड जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गई थी। इसके चारों तरफ SO4-2 के आयंस आ गए थे। ठीक है। और जो Cu+2 थे अब वो अप्रोच नहीं कर पा रहे थे और यहां भी क्या आ चुका था? इक्विलिब्रियम आ चुका था। ये मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। देखिए, अब ये जो फर्स्ट इलेक्ट्रिकल लेयर और जो सेकंड इलेक्ट्रिकल लेयर है इसके बीच जो पोटेंशियल का डिफरेंस है जिसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं उसे हम वोल्ट्स में निकालते हैं। ठीक है। तो क्या होता है देखिए, इसके अंदर ये जितनी भी आप वैल्यूज देख रहे हैं ना ये वोल्ट्स में निकली हुई है। तो किस तरह से उन्होंने इसको निकाला तो थोड़ा रेडॉक्स का हिस्सा है, इसी को मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा। SHE के बारे में हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा। शी देखिए होता क्या है, यहां पर हमारे पास 1 मोलर एक्वस HCl सॉल्यूशन है। ठीक है। यहां पर क्या है? 1 मोलर HCl सॉल्यूशन। तो H प्लस H प्लस H प्लस H प्लस। पहले क्या था, जब मैंने इसको नहीं डाला था खाली सॉल्यूशन था, ये बीच वाला हिस्सा हटा रखा था, जितने H प्लस थे उतने हमारे पास Cl माइनस भी थे। तो सॉल्यूशन कैसा था मेरा? बिल्कुल न्यूट्रल था। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें एक प्लेटिनम की वायर से बांध के, ये क्या है? प्लेटिनम की वायर है और ये जो आप टुकड़ा देख रहे हो इसको बोलते हैं प्लेटिनम ब्लैक। ठीक है। और यहां से हम डालते हैं H2 एट, पुरानी बुक्स में 1 ATM लिखा हुआ है, नई बुक्स 1 बार की बात करती है, 1 बार प्रेशर। ठीक है। देखिए प्लेटिनम ब्लैक क्या होता है, प्लेटिनम की बहुत ही एक पतली परत चढ़ी होती है जिसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है और ये पोरस स्ट्रक्चर रखता है जिससे कि सरफेस एरिया बढ़ जाता है। देखो पोरस स्ट्रक्चर जब होता है तो कैसे सरफेस एरिया बढ़ता है, इसको कुछ यूं समझो आप कि जितने ज्यादा छेद होते जाएंगे किसी चीज के अंदर उतना उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा इसको यूं समझो, आपके पास एक लाठी है, क्या तो बल्ली, जब घर बनाते नीचे लगाते हैं लेंटर के नीचे जो बल्ली लगी होती है वो अंदर से भरी हुई होती है।
तो अगर मैं उसको पानी में डालूं, मैं ये अंदर तक क्या भरी हुई है बिल्कुल, तो अगर मैं इसे पानी में डालता हूं तो पानी के मॉलिक्यूल इसे कहां पे गीला कर सकते हैं, बाहर से तो गीला करेंगे। मान लो मैं इसे पानी में डालता हूं, एक बार फिर निकाल लेता हूं, है ना, तो पानी के मॉलिक्यूल क्या होंगे, यहां इसके बाहर की तरफ ऐसे चिपक जाएंगे इस पूरे पे, है ना, ऐसे चिपक जाएंगे इसमें। अब एक मैं बांस लूं, बांस इसी साइज का, पर अंदर से भी क्या होता है, खोखला होता है वो। अब इसको मैं पानी में डालूंगा तो पानी इसकी सरफेस को कहां कहां से टच करेगा, बाहर से भी करेगा और अंदर से भी करेगा, क्योंकि इसका सरफेस एरिया जो पानी के कांटेक्ट में आता है वो क्या बढ़ चुका है। तो क्या इसमें छेद हुआ, पोरस कर दिया इसको। तो इस तरह से अब इसमें बहुत छोटे छोटे से बहुत सारे छेद होते हैं, ये सरफेस एरिया बढ़ जाता है और ये बड़ी आसानी से हाइड्रोजन गैस को अपनी सरफेस पर एडसॉर्ब कर सकता है, फिर डिसॉल्व भी कर सकता है, ठीक है, जो कि हमारे इस प्रोसेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब देखिए होता क्या है, यहां टेम्परेचर में है 298 केल्विन यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और HCl लिया हमने 1 मोलर HCl। मतलब ये इसका समझना, मोलरिटी का फॉर्मूला पता ना, W2/M2 into 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर मैं मानूं 1 लीटर वॉल्यूम लिया था मैंने शुरू में, तो ये मेरे पास 1000 हो गया। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आता है, 36.5 आता है HCl का। तो W2 की वैल्यू कितनी रखोगे, सारा काट के 1 आ जाए, सीधी बात 36.5 ग्राम। तो 36.5 ग्राम, 36.5 ग्राम जो HCl है वो 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। तो इसकी मोलरिटी कितनी बन गई आपकी, 1 मोलर। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, ऑलमोस्ट 100% डिसोसिएट होता है। इस सॉल्यूशन का पीएच भी लगभग कितना आता है आपका, पीएच स्केल पे 0 आता है, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है आपका। अब देखिए इसके बाद चलते हैं, ठीक है जी, ये बन गया। अब हमने यहां से इतने प्रेशर पे इसमें गैस डाली, तो होता क्या है, यहाँ पे एक प्रोसीजर चलता है। वो क्या होता है, जब H2 गैस इसमें डिसॉल्व होती है, H2 गैस तो डिसॉल्व होगी, देखो ये ना गैस की फॉर्म है, ये न्यूट्रल दिखाया क्योंकि नॉन मेटल है, तो क्या होगा, गैस की फॉर्म में होगी ये आपकी, ये गैस होती है। ये 2H+ आयन, अब इस पे चार्ज आ गया तो मतलब क्या, अभी सॉल्यूशन का हिस्सा बन गया है ये, ऐसे पानी के मॉलिक्यूल्स गिर गया, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब जो इलेक्ट्रॉन इसने खोए है ना, ये इलेक्ट्रॉन ही इस प्लेटिनम ब्लैक की सरफेस पर जाकर चिपकते हैं, ये रहे, ठीक है। और हाइड्रोजन किस रूप में आने लग गई, H+ के रूप में। तो ऐसे में क्या होता है, जो पहले से इस प्लेटिनम ब्लैक के आसपास H+ आयन घूम रहे थे, वो H+ आयन क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन पकड़ते हैं, यहां से पकड़े, 2 H+ आयन इलेक्ट्रॉन पकड़ा, H2 गैस बनी और वो H2 गैस यहां से बाहर निकलने लग गई। तो काफी समय बीतने के बाद में क्या देखा गया कि इसकी कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं है, ये सॉल्यूशन अभी भी न्यूट्रल ही बना हुआ है, ठीक है। तो इसलिए इसका जो इसकी वैल्यू कितनी ली जाती है, ये ली जाती है 0.00 वोल्ट, इसमें कोई चेंज नहीं है इसके सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। अब इसकी वैल्यू 0, इसको स्टैंडर्ड लिया जाता है। देखो ये पहले की बात बता रहा हूं जब ये चीजें की गई, अब तो बहुत सारी दूसरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी आ चुकी है जो इससे भी बेटर है। तो क्या हुआ, अब क्योंकि इसकी वैल्यू 0 है तो इसके रिस्पेक्ट में इसको रख के इसके निकाल सकते हैं। अगर ये अपने आप में यहां पे रखा हुआ है, ठीक है। अब देखो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ना, जो पहले न्यूट्रल था, न्यूट्रल से क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, और कम से ज्यादा होना क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ये जो सेल है ना, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल। हाफ क्यों, क्योंकि प्रोसेस को रिएक्शन पूरी होने के लिए तो ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए, रिडक्शन भी होना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट पहले के मुकाबले क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया है, इसलिए हम बोलते हैं इसको ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ठीक है जी। अब अगर मैं इसका मतलब मैं इसमें चाहूं कि ये निकालूं कि इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस का जो गैप है, जो डिफरेंस है पोटेंशियल का, पोटेंशियल मतलब चार्जेस का जो डिफरेंस है वो कितना वोल्ट है, उसको मेजर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे इलेक्ट्रॉन का फ्लो मेजर करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन जितनी तेजी से बहेगा मतलब पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या उतना है, मतलब उतनी हाई वोल्टेज आएगी इसकी, ठीक। लेकिन उसके लिए इलेक्ट्रॉन को फ्लो करना जरूरी है। अब ये फ्लो कर नहीं सकता,
क्योंकि फ्लो तब होगा ना, देखो इलेक्ट्रॉन तभी खोएगा जब कोई इलेक्ट्रॉन लेने वाला हो। यहां तो कोई लेने वाला है ही नहीं, और मैं कोई वायर यहां लगा दूंगा तो इससे इसमें कोई इलेक्ट्रॉन, ये कोई लेने वाला नहीं बना यहां पे, ठीक है। तो ऐसे मेजर नहीं कर सकते इसको। इसके लिए जरूरी क्या है, इसे किसी ऐसी चीज के कनेक्ट करना जो इससे इलेक्ट्रॉन लेना चाहे और हमें हेल्प मिल जाए कि वो अपना कुछ इसमें एडिशनल ना दे। जैसे कि मैं इसमें एक बात बताता हूं, मैंने प्लेटिनम की वायर इसमें क्यों यूज की है, क्योंकि आयरन की वायर यूज करता, कॉपर की, किसी और मेटल की, तो वो क्या इस सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कर सकता था। तो उसमें क्या होता, मुझे हाइड्रोजन का डाटा नहीं मिलता, साथ में आयरन, क्रोमियम, कॉपर जो दूसरा एलिमेंट ले रहा था वो भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता, तो वैल्यू क्या आती, गलत आती। तो इसलिए हमने प्लेटिनम लिखा ताकि सॉल्यूशन का मुझे पता चले कि हाँ हाइड्रोजन गैस जो उसके हिसाब से कितना स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल आएगा, ठीक है। तो कितना आया, 0 आया, कोई पोटेंशियल डिफरेंस ये डेवलप नहीं कर पाए, ठीक। अच्छा अब देखिए, अब मैंने क्या किया, तो मैंने तो क्या किया, साइंटिस्ट ने क्या किया कि इसे इसके साथ कनेक्ट कर दिया, बीच में लगा दिया एक वोल्ट मीटर, यहां पे एक वोल्ट मीटर लगा दिया, ठीक है, ये लगा दिया ऐसे ऐसे। अब इसने उसमें डिफ्लेक्शन शो कर दिया। अब जितनी रीडिंग यहां पे आई, अब क्योंकि इसकी तो 0 थी ना, तो किसके कारण आई होगी, वो इसके कारण आई होगी, और वो क्या पाई गई, वो पाई गई 0.76 वोल्ट, इतनी वोल्टेज आई 0.76 वोल्ट, ठीक है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 0.76 वोल्ट, जहां भी होगा, जिंक का था ना ये माइनस 0.76 वोल्ट, ठीक है ना, ये आ गया, ठीक। अभी मैंने माइनस और प्लस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वैल्यू आ गई, वोल्टेज कितना है 0.76, माइनस वैल्यू क्यों आती है वो बताएंगे आगे चल के। ठीक ऐसा ही किया गया अब कॉपर के साथ, तो इसको कर लेते हैं अब अलग, कि भाई ये तो अलग हो गया, ठीक है। अब मैं बात करूंगा इधर, यहां मैं दूसरी SHG बनाऊंगा। अच्छा अब देखो इसमें यहां भी क्या होगा, यहां भी क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे ना, अब यहां से इलेक्ट्रॉन जाने स्टार्ट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन यहां से फ्लो करने स्टार्ट कर गए, इलेक्ट्रॉन यहां पे ज्यादा थे और यहां से इस तरफ जाने स्टार्ट हो गए। जब यहां जाएंगे तो पहले न्यूट्रल था, अब यहां किसकी संख्या बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन की। मतलब अगर इसकी बात करो, जहां इक्विलिब्रियम सेटअप हो चुका था वहां पर राइट साइड पे चीज बढ़ा दी, तो रिएक्शन बैलेंस करने के लिए कहां जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, है कि नहीं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे ना, तो वहां पे क्या होगा, जो H+ घूम रहे थे वो जल्दी जल्दी क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ेंगे और H2 गैस के रूप में बाहर जाने स्टार्ट हो जाएंगे, बाहर जाने स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो H+ आयन यहां से निकल रहे हैं तो बचे क्या रह जाएंगे, Cl- आयन, Cl- आयन। तो जो सॉल्यूशन पहले न्यूट्रल था अब वो क्या हो गया, वो नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो अब ये कहलाएगा आपका रिडक्शन हाफ सेल, ये क्या कहलाएगा आपका, रिडक्शन हाफ सेल। तो यहां पे SHG SHG कैसे काम कर रही है, रिडक्शन हाफ सेल की तरह, और ये कैथोड की तरह काम कर रही है। ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, प्रोसेस ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो जो इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो, जो कि इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है, इसने क्या शो किया, ऑक्सीडेशन। और जो ऑक्सीडेशन शो करता है उसे क्या बोलते हैं, एनोड। और जब इसके पास ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसका क्या होता है, रिडक्शन। तो यहां पे इसका क्या हो रहा है, SHG में रिडक्शन। और जिसका रिडक्शन होता है वो कैसे काम करता है, कैथोड की तरह। ये बात ध्यान रखना, चाहे तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो चाहे इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो इलेक्ट्रोड एनोड की तरह काम करेगी, जिसका रिडक्शन होगा वो कैथोड की तरह काम करेगी। आपको कोई कंफ्यूजन ना हो याद रखने में, इसलिए मैं एक छोटा सा हिंट आपको देता हूं। एनोड ऑक्सीडेशन, कैथोड रिडक्शन। ए एक वोवल है और ओ भी एक वोवल है, तो वोवल के साथ वोवल वाला, कंसोनेंट के साथ कंसोनेंट वाला, ठीक है। तो इससे आपको हमेशा ध्यान रहेगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन दिखाना है, कैथोड पे रिडक्शन दिखाना है, ठीक। अब चलते हैं दोबारा अपनी गाड़ी को आगे लेके, ठीक है जी। तो अब दोबारा से मैं एक SHG बनाऊंगा, इसको पहले साफ कर दूं मैं। देखो जो टेम्परेचर लिखा था ना वही लेना, कंसंट्रेशन यही लेनी है। अगर इनको चेंज कर देते हैं ना तो फिर वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है, फिर ये 0 नहीं आएगी।
जो कुछ ऊपर हो रहा था सेम टू सेम इस बार भी है। यहाँ पे पहले H प्लस और Cl माइनस की संख्या बराबर थी, सॉल्यूशन न्यूट्रल था। मैंने प्लेटिनम वायर से प्लेटिनम ब्लैक को बांध के डाल दिया। इसकी सरफेस क्या, ये अपनी सरफेस प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के लिए। यहां से H2 गैस आती है 1 बार प्रेशर पे, ठीक है। तो अभी तक इसमें क्या है, ये न्यूट्रल है सॉल्यूशन। यहां पे क्या इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। अब जैसे ही मैं इसे कनेक्ट करता हूं, न्यूट्रल का मतलब ये बिल्कुल मत लगा लेना कि यहां पे इस प्लेटिनम ब्लैक पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये मतलब नहीं है इसका। न्यूट्रल मतलब क्या है कि जब इक्विलिब्रियम स्टेज आती है ना, क्या H2 गैस 2H प्लस आयंस एक्वस सॉल्यूशन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये तब ये स्टेज आती है तब भी आपका सॉल्यूशन क्या है, इसमें HCl की कंसंट्रेशन पहले वाली बनी रही है, न्यूट्रल ही बना रहा, ठीक है। पर उस समय भी क्या है, ये इलेक्ट्रॉन जो ये तो इसकी सरफेस पे है ना, ठीक है ना, ये तो इसकी सरफेस पे अभी तो प्रोसेस तब तो रिएक्शन हो रही है कि हाइड्रोजन घुल भी रही है और हाइड्रोजन यहां से निकल भी रही है इस प्रोसेस के जरिए। अब जैसे ही वायर से इसे कनेक्ट किया, अगर बीच में एक वोल्टमीटर लगा दिया गया, हम यहां पे वोल्टमीटर लगा देंगे, ठीक है। तो इस वोल्टमीटर, अब क्या हुआ देखो, अब यहां पे देखो तो इसमें तो इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, और इस पे यहां पे इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां होगा, अब यहां से मतलब SHG से इसकी तरफ होगा। ऊपर वाले में क्या था, इलेक्ट्रॉन इसमें तब भी थे, पर यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या थे, ज्यादा थे, या मैं कहूं यहां पर जो डिफरेंस था वो ज्यादा था, और ये और इसके पास जो H प्लस है यहां डिफरेंस क्या है, कम। तो इलेक्ट्रॉनों पे ज्यादा प्रेशर कहां लग रहा होगा, कहां धक्का लग रहा होगा बाहर जाने के लिए, यहां पे, तो इसलिए इस तरफ फ्लो कर गया। अब की बार क्या है, या इलेक्ट्रॉन है या इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इस तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लग जाते हैं, और जब फ्लो करते हैं तो यहां पे रीडिंग कितनी आती है आपकी, ये रीडिंग आई आपकी 0.34 वोल्ट। SRP की वैल्यू ये रहेगी इसकी, स्टैंडर्ड इंडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, 0.34 वोल्ट इसने रीडिंग शो की है। अब देखो टाइम बीतने के साथ साथ अब इसमें ना एक और मैं खेल आपको बताता हूं। जैसे यहां पर तो रीडिंग आ गई, ठीक है, इन्होंने बता दिया भाई, इसके हिसाब से हमने यहां पे इसको रख दिया है। एक टर्म आएगी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको कि ई नॉट सेल बोलते हैं, उसको भी अभी हम थोड़ा सा इधर डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा आगे चलते ही। तो ये रीडिंग, ये वैल्यूज कैसे कैसे आई हैं, SHG से कंपेयर करके आपको ये पता चल गया होगा। अब इसमें देखो क्या है, जब इलेक्ट्रॉन खो रहा है तो ये वाला हिस्सा क्या हो रहा है, मेरा डिक्रीज कर रहा है ना, राइट हैंड साइड वाला इक्विलिब्रियम में पहुंचने के बाद, जब ये डिक्रीज कर रहा है तो डायरेक्शन किस तरफ जाएगी, फॉरवर्ड, कि भाई इसको बैलेंस करो। अब ये कब बैलेंस होगा, जब H2 किस में कन्वर्ट होगा, H प्लस। भाई इलेक्ट्रॉन तो तभी मिलेंगे ना जब H2 H प्लस में कन्वर्ट होगा, और जो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, यहां पे इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन जब ये आपको, और ये इलेक्ट्रॉन यहां पे लूज कर रहा है, तो प्रोसेस ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो यहां पे SHG का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये यहां से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन आने लग गए हैं, और प्रोसेस ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन। जिस पे रिडक्शन हो तो उसे क्या बोलते हैं, कैथोड। जिस पे ऑक्सीडेशन हो तो उसे क्या बोलते हैं, एनोड। तो इस केस में SHG ने कैसे काम किया, एनोड की तरह, और यहां पर जो हमारे पास कॉपर आप देख रहे हो इलेक्ट्रोड इसकी, इसने काम किया कैथोड की तरह। तो कहने का मतलब क्या है, एनोड कैथोड एक दूसरे के रिस्पेक्ट में देखे जाते हैं, ये कम रिएक्टिव था इसके मुकाबले, तो ऐसे में ये एनोड और ये कैथोड, जब इसको कॉपर के मुकाबले देखा गया तो इसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा मिली, तो अब ये एनोड और ये कैथोड। तो ऐसा कुछ मत लेके बैठ जाना कि इसी को एनोड मानना और इसी को कैथोड मानना। बच्चा के बार एक और गलत कॉन्सेप्ट ले लेता है, जैसे इसमें भी अब देखो ये अपना बन गया है ऐसा कि एनोड इसमें लेफ्ट साइड पे आया है, कैथोड राइट साइड पे आया है, नीचे वाले में भी एनोड लेफ्ट पे आया है, कैथोड राइट पे आया है। तो ये कॉन्सेप्ट मत ले लेना कि एनोड लेफ्ट पे जो होता है वो एनोड है, राइट पे जो कैथोड। अब ये मान के चलो कि ये सेल और SHG लगा लो इसको, मैं इसको यहां से देख रहा हूं, अगर मैं बोर्ड के उस तरफ चला जाऊं तो क्या होगा, देखो अभी तो मेरे सीधे हाथ पे कैथोड और उल्टे हाथ पे क्या है, एनोड है। जब मैं बोर्ड के उस तरफ चला जाऊंगा, वहां से इसको ऐसे देखूंगा तो मेरे
सीधा हाथ पे क्या हो जाएगा एनोड, और उल्टे हाथ पे क्या हो जाएगा कैथोड। ठीक है, तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट मत समझ लेना कि लेफ्ट साइड पे एनोड को दिखाया जाता है हमेशा और राइट पे कैथोड को। अब थोड़ा सा चलते आगे, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। देखिए अभी तक हम इसकी बेसिक नॉलेज ले चुके हैं थोड़ी थोड़ी, जो कि इस यूनिट में काम आएगी। तो अब हम आगे चल सकते हैं हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट को लेके। तो अब जब मैं टर्म्स यूज करूंगा तो आपको कुछ दिक्कत नहीं आएगी, आप समझ पाएंगे। तो देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना कैसे। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका सरनेम था वोल्ट्स, पूरा नाम उनका था एलेसेंड्रो वोल्ट्स। भाई मैं प्रोनाउंसिएशन हो सकता है गलती कर दूं। जिन्होंने सबसे पहला इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया। देखिए क्या कुछ उनके दिमाग में आया, कैसे क्या कुछ चीजें हुई, मैं उसकी बात करने वाला हूं। हुआ क्या, वो अपनी लैब में काम कर रहे थे और इस तरह से एक बीकर में रखा हुआ था कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का सॉल्यूशन, और इसमें जो ब्लू कलर आता है वो Cu+2 आयंस के कारण आता है। ये सब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, CuSO4 सॉल्यूशन। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, देखो साइंटिस्ट का दिमाग आपको पता है खुराफाती होता है बहुत ही ज्यादा, कभी कुछ करना कभी कुछ करना, इसको ऐसे करके देखो उसको वैसे करके देखो। तो वो भी ऐसे कुछ कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, इसमें जिंक की एक रॉड डाल दी ऐसे, और डाल के अपने ठीक है भाई काम करते रहे, और वो लैब से चले गए। ठीक है, तो हुआ क्या, जब वो अगले दिन आते हैं, अच्छा इसमें थर्मामीटर भी लगा हुआ था, ये तो मैं लगाना ही भूल गया, थर्मामीटर लगाना भूल गया। ये थर्मामीटर था। ठीक है जी, वो चले गए अपने। अगले दिन आते हैं और क्या देखते हैं, ये नीचे में रेड कलर के कुछ प्रेसिपिटेट बना रहा। ठीक है, देखिए अब क्या था, तो उन्होंने यहां पे इसको ऐसे छोड़ दिया, इसका अपना कुछ टेम्परेचर था। मान लीजिए हम ऐसा मान कर चलते हैं, यहां टेम्परेचर है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है जी, अब अगले दिन आते हैं। जब अगले दिन आते हैं तो क्या क्या चेंजेस देखते हैं इसके अंदर। सबसे पहली चीज तो ये देखते हैं कि भाई इसका तो टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, ये तो लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे गया हुआ है। दूसरा उन्होंने देखा कि ये जो जिंक की इलेक्ट्रोड उन्होंने डाली थी, है ना, ये जो जिंक की इलेक्ट्रोड डाली थी उन्होंने, सॉरी जिंक की रॉड डाली थी, वो रोड पतली हो चुकी है थोड़ी सी, यहां से कोरोड कर चुकी है। मतलब अगली चीज जो इसका कॉपर का ब्लू कलर का सॉल्यूशन था, ये क्या था आपका ब्लू कलर सॉल्यूशन, वो फेड हो गया था, वो हल्का पड़ चुका था, बिल्कुल बहुत कम नीला रह गया था, नॉर्मल सा कलर बन चुका था पानी की जैसे कुछ। तो उन्होंने यहां से क्या कुछ देखा, और नीचे यहां पे क्या था, रेड कलर की कुछ प्रेसिपिटेट मिले उसको, जो कि वास्तव में क्या थे, ये कॉपर के एटम थे, आयन नहीं थे। अब समझना मेरी बात को, आयन नहीं थे, एटम थे। आयन तो यहां पे थे, आयन जो थे वो आपके ये थे, किससे बनाऊं, इससे बनाता हूं, Cu2 प्लस Cu2 प्लस Cu2 प्लस, और SO4 2 माइनस भी होगा, SO4 2 माइनस SO4 2 माइनस SO4 2 माइनस। अब इसमें क्या हुआ, इसमें इन्होंने देखा कि भाई कुछ चेंज आया है, इसमें हीट निकली है। तो पहले तो दिमाग में आया कि कुछ चेंज आया है, मतलब यहां पे कोई ना कोई रिएक्शन हुई है, ये रिएक्शन हुई है। फिर उन्होंने जब इसको समझा तो उन्होंने क्या आइडिया लगाया कि भाई जो जिंक था ना, जो सॉलिड स्टेट में था,
उसने क्या किया, वो इलेक्ट्रॉन लूज करके चला गया Zn2+ में, पानी में घुल गया वो। ठीक है, क्योंकि वो क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, उसकी एसआर वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। दूसरा क्या है, जो CuSO4 था, मैं यहां पे Cu2+ लिखूं क्योंकि CuSO4 पॉइंट डालेंगे तो Cu2+ और SO4 2- में चला जाएगा। तो इसमें से जो Cu2+ आयन था, जो पानी में घुला हुआ था, उसने क्या किया, इस रॉड पर जो माइनस चार्ज फैला हुआ था, माइनस चार्ज कैसे आया आप समझ सकते हैं। जिंक जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ये कहां रहते हैं, इस रॉड की सरफेस पर रहते हैं। तो इसने क्या किया, जो कॉपर के आयन इसके करीब थे, उन्होंने इसको टच किया, इलेक्ट्रॉन पकड़ा, न्यूट्रल हो गए, और ये सॉलिड स्टेट में क्या गिर गए, नीचे गिर गए। ठीक है ना, इस बार कॉपर की रॉड नहीं है कि जिसके पास वो ऐसा डक्टाइल और मैलेबल प्रॉपर्टी है, उस पहले की तरह मेटेलिक बॉन्ड बनाएगा, नहीं, अबे न्यूट्रल है, पानी नहीं पकड़ रहा है, तो नीचे बैठने स्टार्ट हो गई। ठीक है, आपने देखा होगा वो तांबे का लोटा आता है ना, जब उसको यूज करते कुछ टाइम बाद क्या होता है, नीचे मतलब अंदर से काफी डार्क रेड सा हो जाता है, ब्राउन जैसा, तो वो कुछ नहीं है, कॉपर के एटम हो जाते हैं उसके अंदर ये। तो देखिए अब क्या हुआ, तो एक तो ये चीज उसने देखी भाई ऐसा हुआ है इसके अंदर, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या हुआ है, Cu2 मतलब रिएक्शन क्या बनी कि जो सॉलिड स्टेट में जिंक था वो तो बन गया सॉल्यूशन का हिस्सा, मेटेलिक आयन की फॉर्म में आ गया, और जो मेटेलिक आयन में कॉपर था उसने इलेक्ट्रॉन लिए और वो क्या सॉलिड स्टेट में आ गया और नीचे बैठ गया प्रेसिपिटेट के तौर पे, और साथ में इस प्रोसेस में निकली है हीट, प्लस में क्या कर दिया, हीट, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया। अब उसके माइंड में एक सवाल आया कि जो हीट है, हीट एनर्जी की एक फॉर्म है, और ये हीट निकली है और ऐसे चली भी जाएगी, मैं इसका यूज कैसे करूं, इस हीट का मुझे यूज करना है। तो उन्होंने पहले समझा मैं यूज कैसे कर सकता हूं। उन्होंने कहा कि देखो यहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉन का जो लेन देन हुआ है वो डायरेक्ट हुआ है, मतलब ये जो एग्जांपल मैंने लिखा है, या फिर एग्जांपल ये मैं लिखूं, ये जो आप चीज यहां देख रहे हो ना, ये डायरेक्ट रिडॉक्स का एग्जांपल है। ये किसका एग्जांपल है, डायरेक्ट रिडॉक्स का एग्जांपल है ये। तो उसने कहा कि देखो यहां जिसको इलेक्ट्रॉन देने हैं और जिसको लेने हैं, डायरेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए हैं, तो इसलिए अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए, मतलब इलेक्ट्रॉन जिसको देने और जिसको लेने हैं वो सीधे संपर्क में ना आए, इलेक्ट्रॉन को चलना पड़े तब जाके वो उसके पास पहुंचे। जब रास्ते में चले तभी मैं इनसे कुछ काम करवा लूं, भाई एक को प्लॉट बेचना है, एक को प्लॉट खरीदना है, दोनों एक दूसरे से मिल गए सीधे, तो बिचौलिए को क्या मिला, कुछ नहीं मिला, उसे कम मिलेगा। जब डायरेक्ट एक दूसरे से ना मिले, वो इसके थ्रू मिले, ताकि इससे कुछ अमाउंट लिया, इसको कुछ दिया और बीच में अपना कुछ फायदा कर लिया। तो कुछ ऐसा ही इसने किया। फिर इन्होंने एक सेटअप तैयार किया, यहां पे जिंक था, ठीक है, जिंक की रॉड को डाला किसकी सॉल्यूशन में, ZnSO4 के सॉल्यूशन में। तो हमें पता है जब इक्विलिब्रियम आता है तो यहां पे क्या इकट्ठा हो चुका है, इलेक्ट्रोलाइट का Zn2+ की कंसंट्रेशन बढ़ चुकी है, इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन फैले हुए होते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ हमारे पास कैथोड थी, जो कि जब अपने मेटल आयन के एक्वस सॉल्यूशन डाली गई तो क्या हो गई, थोड़ी मोटी हो गई है, इसका वेट बढ़ गया। ठीक, तो इसके चारों तरफ क्या इकट्ठे हो गए थे, SO4 2-। ठीक है, कुछ एक Cu2+ भी होंगे इसमें जो पहुंच नहीं पाएंगे। ठीक है, ये सिचुएशन थी। तो अभी तो क्या था, अब इसने क्या किया, जिंक और कॉपर को, ये कॉपर की इलेक्ट्रोड थी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अभी आप इसको कैथोड नहीं बोल सकते, ना आप इसको एनोड बोल सकते, अभी सिर्फ ये इलेक्ट्रोड है। कैथोड एनोड तो तब बोलोगे जब एक इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा। उसने क्या किया, इन दोनों के बीच में ऐसे इनको एक वायर से कनेक्ट कर दिया, और उस वायर में बीच में क्या किया,
एक बल्ब लगा दिया, अब जब इलेक्ट्रॉन ने फ्लो किया, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या थे, ज्यादा थे, यहां पे इलेक्ट्रॉन कमी थी, तो इलेक्ट्रॉन यहां जिंक वाले इलेक्ट्रोड से होते हुए कॉपर वाले इलेक्ट्रॉन तरफ जाने लगे। तो जब रास्ते में जब जा रहे थे तो वहीं पे क्या किया, इस पर भी गुजरे, तो इसी में से कुछ इलेक्ट्रॉन जो थे वो यहां पे काम आ गए। तो इसमें जो एनर्जी पहले वेस्ट हो रही थी हीट की फॉर्म में, उसी को इसने किस में कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बल्ब क्या हो गया, जलने लग गया। पर ऐसा नहीं है कि एक जैसी रोशनी देता रहेगा हर टाइम। शुरुआत में काफी ज्यादा थी, बाद में कम हुई और ये बंद भी हुआ। वो सब क्यों हुआ उसकी बात भी करेंगे, पर पहले कुछ और चीज देख लेते हैं। अब क्या है, अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो यहां जिंक की इलेक्ट्रोड कैसे काम कर रही है, एनोड की तरह। कॉपर की इलेक्ट्रोड कैसे काम कर रही है, कैथोड की तरह। और ये जो सॉल्यूशन था न्यूट्रल से कैसा हो चुका था, नेगेटिव, तो ये क्या कहलाएगा आपका, रिडक्शन हाफ सेल। और ये क्या कहलाएगा, जो कि न्यूट्रल से क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज, ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ठीक है, इस वाले में SO4 देखो ये साइन होता है कंसंट्रेशन का, ऐसा। इसकी संख्या क्या है, Cu2+ से ज्यादा हो गई थी। और इस वाले में क्या है, Zn2+ आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई थी SO4 आयन से। ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ये रिडक्शन हाफ सेल दोनों मिलेंगे तो हमारा बनेगा कंप्लीट सेल। तो यहां से तो बात है कि इन्होंने देखो इस तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया और केमिकल एनर्जी जो कि रिडॉक्स रिएक्शन में प्रोड्यूस हुई उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा की। अब जब ये चीज हुई तो कुछ समय के बाद ये सेल काम करना बंद कर गया। क्यों कर गया, अब हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। आप भी अपने लेवल पर जितना हो सकता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़िए। कोई डाउट आता है उसे कमेंट बॉक्स पर लिखिए, मैं उसको भी लेक्चर में डिस्कस कर लूंगा। अभी जितना हो सकता है ज्ञान बटोरते रहिए, अपने टीचर्स का सम्मान कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली तगड़े होने पे ध्यान दीजिए। जय हिंद।